तो शॉर्ट ना करिए, 440 अपने अहम सपोर्ट लेवल्स के करीब है, यहाँ से बाउंस दिखा सकता है। और ध्यान रखिएगा जीएसटी काउंसिल की बैठक में दरअसल कुछ राहत निकल कर आ सकती है। इस हफ्ते 10 तारीख को वो बैठक होने वाली है, तो अब यहाँ पर बेचने के लिए शायद ये सही जगह नहीं होगी। और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी जो वरुण ने बताई वो यही बताएं कि वो बुलिश हैं दरअसल शोभा पर, और आगे का आउटलुक बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आता है। इसके अलावा बताइए और क्या निकल कर आया रिपोर्ट्स में वरुण? देखिए, सीएलएसए की तरफ से 3 बड़े डाउनग्रेड्स आए हैं। सबसे पहले तो भारत फोर्ज को इन्होंने डाउनग्रेड किया है, आउट परफॉर्मर से सीधे सेल की रेटिंग दी है। 680 से प्राइस टारगेट अब काट के 420 रुपीज़ का कर दिया। इनका कहना है कि यूएस ट्रक ऑर्डर्स, इंडियन ट्रक वॉल्यूम्स, ये दोनों ही लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। FY 20 से 21 का EPS में 16 से 24% के आसपास की कटौती की गई है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अभी तो जो अर्निंग डाउनग्रेड साइकिल है स्टॉक के लिए वो शुरू हुआ है और ऑलरेडी ये सेल का कॉल दे चुके हैं, तो काफ़ी ख़राब रिपोर्ट है भारत फोर्ज के लिए। तो बजाज ऑटो पे भी डाउनग्रेड किया है सीएलएसए ने, सेल का कॉल दे रहे, प्राइस टारगेट 2850 से काट के 2450 का कर दिया है। इनका कहना है कि 2 व्हीलर्स में तो प्रेशर देखने मिला ही, आगे एक्सपोर्ट और शायद 3 व्हीलर्स में भी आपको प्रेशर देखने मिल सकता है। FY 20 से 21 के EPS एस्टिमेट को 4 से 6% तक काट दिया है। तीसरा जो डाउनग्रेड है वो है आयशर मोटर्स पे। सीएलएसए कह रहा है कि इनकी जो रॉयल एनफील्ड की सेल्स थी वो काफ़ी कमज़ोर थी और जब तक ये नहीं सुधरेगी शायद आपको स्टॉक में ज़्यादा अच्छा मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा। यहाँ भी FY 19 से 21 के जो अर्निंग्स एस्टिमेट है उसको 6 से 13% तक काट दिया है। और यहाँ बिकवाली की सलाह दी है, आउट परफॉर्म किया, हाँ डाउनग्रेड किया है आउट परफॉर्म को बाय से, और यहाँ जो प्राइस टारगेट है काटा गया है 30,000 से काट के सीधे 22,300 कर दिया है। तो 3 बड़े डाउनग्रेड है। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज सीएलएसए खरीदारी की सलाह दे रहा है, 1500 रुपये के प्राइस टारगेट दिया है। इनका कहना है कि जो इनका रिटेल सेगमेंट है और जो ई-कॉमर्स है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है आगे जाके। जीआरएम्स पे आगे अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी और खासकर जियो, इनका कहना है कि 2019 के एंड तक जियो का जो सब्सक्राइबर बेस है वो 40 करोड़ पे पहुंच जाएगा और इस पे ये काफ़ी बुलिश है और इसके लिए खरीदारी की सलाह दी है। ICICI बैंक पे भी यहाँ खरीदारी की सलाह है, 450 के प्राइस टारगेट। इनका कहना है कि सीएलएसए दे रहा है यहाँ सलाह, इनका कहना है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो कम होते जा रहा है, उसका फ़ायदा मिलेगा। NPS कम होंगे इस बैंक के, साथ ही आज NCLT केसेस जो रिजॉल्व होंगे उसका बड़ा फायदा भी इसको मिलेगा और इसके लिए खरीदारी की सलाह, 450 का प्राइस टारगेट। और सबसे आखिरी में ITC, यहाँ एक मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है, केरला में जो कैलामिटी सेस लगा है 1% का, ये कह रहे हैं इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव होगा। इसलिए क्योंकि बाजार मान के चल रहा था कि ये पैन इंडिया लगेगा सेस, लेकिन ये केवल केरला में लगा है और इसके लिए इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। आउट परफॉर्मर का कॉल 376 रुपीज़ का प्राइस टारगेट है और ये स्टॉक भी भागेगा और बाकी की जो सिगरेट कंपनियां हैं उनमें भी एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। और ये खबर भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, ये कल हुआ था GST पैनल की जो अब इसको अप्रूव करेगा। और दरअसल कैलामिटी सेस जो केरल में दिक्कतें निकल कर आई थी, जो वहाँ पर फ्लड्स आए थे, उसके बाद मांग की जा रही थी केरला द्वारा कि ये सेस लगाया जाए, लेकिन देखिए पूरे देश में नहीं लग रहा है, सिर्फ केरल में लग रहा है और वो भी 2 साल के लिए लग रहा है। तो पहले तो सुन लेते हैं वो बयान जो बैठक से कल निकल कर आया। और ध्यान रखिए जीएसटी काउंसिल की बैठक जो होने वाली है उसमें दरअसल ये अप्रूव फॉर्मली हो जाएगा। तो पहले वो बयान सुनते हैं, उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने क्या बयान दिया उस बैठक के बाद, और उसके बाद फिर sptulsian.com के SP तुलसियान जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं इस खबर को। देशव्यापी जो सेस लगाने का प्रोविजन था उसको लेकर बात हुई, उसको फिजिबल है कि नहीं है? देखिए, अभी तो ये चूँकि सभी जगह सभी स्टेट्स में लगा दिया जाए, ये व्यवहारिक रूप से तो ठीक नहीं दिखता। अब जीएसटी काउंसिल विचार करेगी कि इसमें क्या। लेकिन ये रिकमेंडेशन आप लोगों की नहीं है? हमने ये रिकमेंडेशन दी है कि स्टेट में जहाँ पर भी कोई ऐसी आपदा आती है स्टेट। बिल्कुल, तो जिस राज्य को ज़रूरत है वो जीएसटी काउंसिल के पास जाए और उसी राज्य में इस तरह का सेस लगा करेगा आगे चलकर। ये भी एक क्लैरिटी आती हुई प्रकाश पंत साहब ने देखिए वो बयान दिया है। तुलसियान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। बताइए आप कैसे देख रहे हैं ITC के लिए और सिगरेट कंपनियों के लिए ये इस खबर को? हेमंत, पहले तो मैं आवाज़ के सभी आप सब लोगों को 14वीं एनिवर्सरी पे बधाई देना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि यही प्रेम, दर्शकों का यही प्रेम बना रहे और हम बहुत बड़ी ऊंचाई छुएं आने वाले समय में, तो इसी शुभकामना के साथ में अब मैं अगर सिगरेट कंपनियों के इस पे आऊँ तो मेरे हिसाब से एक औचित्य एक काफ़ी रीजनेबल मूव लिया गया है
कि अगर आप कोई भी स्टेट में अगर कोई नेचुरल कलामिटी होती है तो उसके लिहाज से आप पूरे देश में कोई भी सेस नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर से वही चीज़ आएगा जब अगर आपको फिर से सेस की रणनीति कोई अपनाना है या सेस की नीति कोई अपनाना है तो फिर फायदा क्या हुआ। तो अगर केरला पे सिर्फ कन्फाइन करके काफ़ी पॉजिटिव व्यू है, और मेरे हिसाब से इसका एक पॉजिटिव व्यू जो है सिगरेट कंपनियों पे निश्चित रूप से दिखाई देगा, क्योंकि एक फियर था कि जैसे सॉफ्ट टारगेट सिगरेट कंपनियां होती है वैसे सही भी है कि सीन प्रोडक्ट के हिसाब से। तो अब ये जो दो स्टॉक्स है मेरे जो रडार पे है इस न्यूज़ के तहत, एक है आईटीसी और दूसरे गॉडफ्रे फिलिप्स। और गॉडफ्रे फिलिप्स में एडवांटेज ये कि एक तो हाई बीटा स्टॉक्स है, दूसरा इसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप देखें इसके पी मल्टीपल्स वगैरह भी देखें तो 20 के नीचे के पी मल्टीपल्स हैं, और आईटीसी पे निश्चित रूप से चूंकि सबसे बड़ा प्लेयर है तो इसका काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देगा। बिल्कुल जी। सुजान साहब, मैं दो स्टॉक्स पे आपकी राय जानना चाहूँगा। एक तो ये भारत फोर्ज जो कि एक कंप्लीट ब्रेकडाउन के कगार पे है और बीते 6 महीने इसके लिए नहीं रहे। हाउस व्यूज़ ये आ रहे हैं कि क्लास 8 ट्रक्स जो यूएस में है या फिर इंडियन ट्रक के वॉल्यूम्स जो हैं उसके मद्देनज़र हमको हालात अच्छे नहीं लगते, और इन्होंने कहा है कि अगले 2 साल ईपीएस में लगभग 16 से 24% का डिप आ सकता है। और दूसरा स्टॉक सर एचएल, आज जो संकट इनके सामने खड़ा है, सैलरी वितरण में परेशानी, और एक दिन पहले खबर ये थी कि आप तेजस को जो कि रेडी है अब सेना में आने के लिए, उसमें आप आर्म्स लगाने का काम आप ही करेंगे। तो अब इन दो खबरों के बीच में इन दो स्टॉक्स पे आपकी राय जानना चाहूंगा मैं। देखिए, अगर मैं पहले तो एचएएल को टच करूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ का निश्चित रूप से एक नियर टर्म की एक वीकनेस दिखाई दे रही है, और उसके अंदर हमें एक जरूर चिंता का विषय है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक ब्लो अप हुआ है, और अगर कहीं जैसे डिफेंस की अगर एक क्रिटिकल यूनिट है और उसके उपरांत भी अगर ये चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो सरकार इस पर निश्चित रूप से कोई ना कोई सख्त कदम लेगी और इसका जो है इमीडिएट निवारण करने की कोशिश करेगी। वीरू, आपका दूसरा सवाल किस पे था? मैं भारत फोर्ज पे। हाँ, भारत फोर्ज पे अब देखिए, अगर भारत फोर्ज की अब बात करें तो हमेशा जब हम देखते हैं कि क्लास 8 ट्रक सेल्स का जो नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में जब भी अच्छा सेल्स आता है तो हम इसके ऊपर पॉजिटिव कॉल लेते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ओवरऑल भारत फोर्ज के मिक्स को देखें और ये कहना कि 16 से 18% का डिप होगा, मैं शायद ये नहीं मानता, क्योंकि जिस हिसाब से भारत फोर्ज अपना पहले तो मैं अगर इंडियन कमर्शियल व्हीकल मार्केट का एक कॉल लूँ तो मुझे नहीं लगता कि चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब है, क्योंकि स्क्रैपेज पॉलिसी और BS6 के बाद में शायद जो है हमें फिर से कमर्शियल व्हीकल सेल्स में एक अच्छा इजाफा फरवरी महीने से देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में इस कंपनी को एक बैलेंसिंग करता है। अब रहा सवाल नॉर्थ अमेरिकन ट्रक मार्केट का, निश्चित रूप से सेल्स के जो है काफ़ी गड़बड़ाए हुए थे दिसंबर महीने के 17 महीने के लोवेस्ट है। लेकिन अगर आप भारत फोर्ज का प्रोडक्ट मिक्स देखें या जिस हिसाब से कंपनी का दूसरे वर्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बैलेंसिंग करेगा, तो हर डिप पे मेरे हिसाब से भारत फोर्ज को अगर आप एक लंबे अवधि के निवेशक हैं तो आपको कॉल लेना चाहिए। और जहाँ तक ये जो एक आउटलुक का सवाल है, रिसर्च रिपोर्टें आती है, निश्चित रूप से अगर ऐसा नॉर्थ अमेरिका ट्रक सेल्स का जैसे मैंने बताया कि अगस्त 17 के बाद में लोवेस्ट सेल्स हमें देखने को मिला है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक ऐसी एडवर्स रिपोर्ट निकलेगी। लेकिन मेरा एक पॉजिटिव आउटलुक है, और अगर शेयर करेक्ट होता है 8 से 10% तो निश्चित रूप से उसे लॉन्ग टर्म निवेशक को एक्यूमुलेट के हिसाब से शेयर को खरीदना चाहिए। चलिए, तो लंबी अवधि के लिए करेक्शन के बाद ये शेयर बढ़िया हो जाएगा, लेकिन CLSA ने जो डाउनग्रेड किया है उसका असर आज देखने को मिल सकता है। पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग थी CLSA की, और अब देखिए सेल की रेटिंग उन्होंने दी है, डाउनग्रेड किया है। 680 का जो लक्ष्य था उसको घटाकर 420 का लक्ष्य कर दिया। अगले साहब कितना गिर सकता है ये बताइए आज के सत्र में भारत फोर्ज, क्योंकि बड़ा डाउनग्रेड आया है और क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री के आंकड़े तो कमज़ोर हैं ही। हालांकि 680 का लक्ष्य भी इनका बहुत एग्रेसिव था, अब 420 का लेवल CLSA देख रहा है आते हुए। आपके चार्ट्स पर क्या लेवल दिख रहा है? हेमंत, 550 जब ये ब्रेक किया है आई थिंक एक महीने पहले, तो तब से मेरे लिए वीकनेस सेट इन हुआ है। करंटली एट 487 मैं तुलसन साहब के साथ हूँ। 10% की डाउनसाइड के पहले बाय ना करे, बट मैं कहता हूँ 10% पे भी शायद ये रुके ना। ओके मेरे लिए कम से कम एक 80 से 100 रुपए की फॉल यहाँ से मुझे दिखता है। 487 तो 380 to 390 का लेवल्स मुझे दिखता है, तो आप जल्दी ना करें बाय करने के लिए, और टाइम वाइज आपको बहुत परेशान करेगा। मेरे लिए इसमें पैटर्न जो हम टाटा मोटर्स की आपको याद है बात कर रहे थे 1-1.5 साल पहले, जी हाँ, जब 300 में सब बोल रहे थे कि बॉटम बन गया, अभी इतना और क्या गिरेगा, 500 से गिरा है जो भी सही है, तो वैसा हो सकता है। तो आप थोड़ा सा वेट करें। ठीक बात है, वेट करिए। और कुछ दिन पहले जब हम चर्चा कर रहे थे, हम कहते थे B2B वाली
कंपनियां, बिजनेस से बिजनेस वाली कंपनियों से थोड़ा सा परहेज करें। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां दरअसल उन फॉरेन कंपनियों के लिए काम करती हैं और वहाँ पर देखिए ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े कमज़ोर ही आ रहे हैं। अनिश्चितता बनी हुई थी ग्लोबल मार्केट में और उसका असर देखिए भारत फोर्ज को झेलना पड़ा है। मदरसन सुमी को भी इसी सूची में शामिल कर लीजिएगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा फिर प्रेशर देखने को मिलेगा। भारत फोर्ज गिरेगा तो वो भी फिर गिर सकता है। 9:15 पर हम वापस से एक फ्रेश व्यू लेंगे अपने एक्सपर्ट से जब बाजार खुल जाएगा। लेकिन तुलसियान साहब ये बताइए, आपका इस समय मार्केट पर व्यू क्या है? ग्लोबल मार्केट्स में जो एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है शुक्रवार के सेशन के बाद, ये हफ्ता कैसा रह सकता है भारतीय बाजारों के लिए? हेमंत, आपको याद हो तो पिछले शुक्रवार को जब सीरीज का शुरुआत हुआ था तब मैंने कहा था कि इस सीरीज में जो 5 वीक की सीरीज होती है उसमें 2 राउंड ऑफ वॉलेटिलिटी आती है। एक होती है पहले वीक में और एक है आखिरी वीक में। जनरली ऐसा कोई रूल नहीं है। तो हमने पहले वीक की जो वॉलेटिलिटी थी वो हमने ऑलरेडी झेल ली। तो इस हिसाब से कि अगले 3 वीक के लिए मेरा एक नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि जितने भी डेटा पॉइंट्स आप चाहे देखिए, जैसे यूएस फेड का एक सॉफ्ट स्टांस लेना कि शायद वो अपने स्टांस में चेंज करके हो सकता है हमें रेट हाइक देखने को भी न मिले यूएस फेड की तरफ से जो उन्होंने इंडिकेट किए थे। दूसरी चीज़ें, हमारे यहाँ पे फरवरी में निश्चित रूप से रेट कट के ऊपर चर्चा होगी। इन्फ्लेशन काफ़ी बिनाइन है और अगर ब्रेंट क्रूड अगर $60 तक भी जाता है, उसमें नियर टर्म की चिंता नहीं करनी चाहिए कि फिर से 57-58 के लेवल पे पहुंच गया। तो क्योंकि 60 तक का जो एक अनएक्सपेक्टेड फॉल हमने देखा था $52-53 का, उसको एक सैक्रोसेंट नहीं मान करके 60 से 65 का भी अगर रेंज रहता है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए कम से कम इस हफ्ता तो मेरा काफ़ी पॉजिटिव व्यू है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे जिस हिसाब से वैल्यूएशन कॉल्स बन रहे हैं, और अगर आप बैंक निफ्टी पे भी देखें तो अक्रॉस द बोर्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फिर चाहे कोटक बैंक हो, इंडसइंड, ICICI, एक्सेस, HDFC बैंक, इन सभी के ऊपर RBL बैंक, जितने भी बैंक में निफ्टी के 12 के 12 स्टॉक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, सारे के सारे पे पॉजिटिव व्यू है। तो इस हफ्ते बाजार के ऊपर हमारा ओवरऑल पॉजिटिव व्यू रहेगा। सर ये बताइए, अब इस हमारे बर्थडे पर आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई गिफ्ट देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से एज अ स्टॉक? वीरेंद्र, मेरा एक स्टॉक जो रहेगा, जो एक सेफ स्टॉक होना चाहिए पोर्टफोलियो में, हमेशा मैं मानता हूं। और अगर आप खास करके जन्मदिन के मौके पे हो तो जो भी दर्शक अगर स्टॉक को खरीदता है तो अगले बर्थडे पर देखे कि उसे एक अच्छा एक बढ़िया रिटर्न मिला है। तो इस कड़ी में मेरा एक स्टॉक का जो सिलेक्शन होगा वो है बायोकॉन। और अगर आप फार्मास्यूटिकल स्पेस में देखें तो एक बायोसिमिलर में इसमें काफ़ी एक अच्छी स्पेस में इसका काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। अगर आप इसका जो पहले तो हम अगर API सेल्स देखें, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, यूरोप में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इनका बायोलॉजिक की डिवीजन जो काफ़ी अच्छा कर रहा है। और हमेशा बायोसिमिलर कंपनियां जो होती है उनका वैल्यूएशन जो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, उसको फार्मा के स्टॉक से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप एशियन के जितनी भी एशियन कंपनीज है बायोसिमिलर, उनका P मल्टीपल है करीबन 55 से 60 का, और ये स्टॉक P मल्टीपल पे चल रहा है करीबन 32 से 35 का। अगर मैं 18 रुपए का भी EPS मानूं FY20 में, तो आगे चल के, और इनका काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है ओरल इंसुलिन में, स्टैटिन में, ऑन्कोलॉजी में, और ये सारे के सारे चीज़ें जो है आगे जाके मोनेटाइज होगा। तो बायोकॉन जो है वो आप स्टॉक को एक नज़र पे रखिए, लेकिन इसमें एक ही है कि आप निवेशक के तौर पे रहिए, 1 साल का व्यू रहिए, और जब आवाज़ 15 CNBC आवाज़ अपना 15वां जन्मदिन मनाएगा तब तक शायद आपको 750 का लक्ष्य इस स्टॉक में देखने को मिले। बिल्कुल, तो ये वो बेहतरीन स्टॉक जो तुलसियान जी आपको दे रहे हैं। ध्यान रखिए 13 जनवरी को CNBC 14 साल का होगा, और फिर जब अगली बार हम 15वां जन्मदिन मनाएंगे तब बायोकॉन में एक और ज़बरदस्त मूव आपको देखने को मिलेगा। तुलसियान जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तोहफे के लिए, धन्यवाद आपका आज CNBC आवाज़ पर जुड़ने के लिए। हमारे बाकी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज एक्शन देखने को मिलने वाला है। हमने शोभा की बात करी, 2 फार्मा कंपनियों की बात भी करना चाहूँगा। पालविया साहब देखिएगा, ल्यूपिन और टोरेंट फार्मा कैसे नजर आ रहे हैं? खबरें थोड़ी पॉजिटिव हैं इन दोनों कंपनियों के लिए। एक मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए जेनरिक दवा इन कंपनियों ने बनाई, जिसको US FDA ने अप्रूवल दे दिया। अब तेजी करना चाहेंगे या दम नहीं लगता चार्ट्स में? हेमंत जी, देखें तो टोरेंट फार्मा का स्ट्रक्चर काफ़ी अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है ये ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है स्टॉक यहाँ से, और मुझे लगता है कि अगर ये इसमें 1835-1840 का एक बार ब्रेकआउट हो जाता है तो स्टॉक एक बहुत अच्छी तेजी दिखा सकता है। 1950 तक के टारगेट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। सो टोरेंट फार्मा मुझे अट्रैक्टिव लगता है। करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो 1780 का स्टॉप लॉस होगा यहाँ से, और पहला टारगेट जो होगा इसका 1850 का, और उसके ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो मुझे लगता है 1900 तक के टारगेट
टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लुपिन में थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिला है। मुझे लगता है लुपिन में जब तक 845 850 का जोन क्रॉस नहीं कर पाता है, थोड़ा सा और कंसोलिडेशन रहेगा। काफी मजबूत रेजिस्टेंस एरिया है वो स्टॉक के लिए, तो 850 के बाद इसमें जरूर एक बाइंग बन सकती है, और जो कि स्टॉक को फिर थोड़ा सा एक अपवर्ड मोमेंटम दे सकता है। वो उसको 880 900 तक के टारगेट ले आ सकता है। पर मुझे लगता है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा लुपिन में, जिस तरीके का बिहेवियर स्टॉक में देखने को मिला है, थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा लुपिन में। अब थोड़ा सा एक बार ज़रा चार्ट्स को देखिए। मैं कुछ स्टॉक्स वागले साहब स्क्रीन पे रखता हूँ। बैंकिंग में मैंने क्या क्लासीफाई किया था, पीएनबी, ओबीसी, डीसीबी और फेडरल बैंक और इवन कर्नाटका बैंक। छोटे छोटे बैंकों में काफ़ी हरकत थी। एस्कॉट्स, देन एचडीएफसी बैंक लार्ज कैप स्पेस में। और एक और चीज़ वागले साहब जो नज़र आ रही थी वो थे गैस स्टॉक्स में, और गैस स्पेस को देखिए आप, गेल को देखिए, आईजीएल को देखिए और इनफैक्ट एमजीएल को देखिए। एज अ सेक्टर वागले साहब इसमें इस हफ्ते इस पर मैं इसलिए नज़र रखने को कह रहा हूँ क्योंकि पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते में प्राइस और वॉल्यूम एक्शन बेस के बाद एक अच्छा नज़र आया है। कैसे देखते हैं आप, कैसे रीड करेंगे इसको? वीरू, आपको याद होगा तो 1 जनवरी को जब वॉल्यूम्स कम थे, थिन थे, तो ये आईजीएल, जब हेमंत छुट्टी पे था, हेमंत, हाँ और हम काम कर रहे थे, हाँ, आशीष भी छुट्टी पे था उस दिन तो हमने इसका जिक्र किया था और हमने ये कहा था कि बिटवीन एमजीएल एंड आईजीएल, आईजीएल विल बी एन आउट परफॉर्मर। वो 270 के लेवल थे, अभी 278 279 का क्लोज है, और मुझे ये रैली लगभग 295 तक एक्सटेंड होते हुए लगती है। 270 के स्टॉप लॉस से इसमें बने रहे, शायद ये स्टॉक 300 के पार भी जाएगा। अच्छा, एमजीएल, आईजीएल और गेल तीनों का व्यू पॉजिटिव है, बट आई थिंक बिटवीन द थ्री और बिटवीन द टू, आईजीएल एंड एमजीएल, आईजीएल विल बी एन आउट परफॉर्मर। आईजीएल बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी आपके ये शेयर होना चाहिए, अच्छी तेजी देखने को। जब छुट्टी की आपने बात करी, वो कहते हैं, कहावत है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो क्या है, थोड़ा खेल कूद भी जरूरी है, छुट्टियां भी जरूरी हैं, लेकिन परिवार को समय देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कच्चे तेल में जो उछाल देखने को मिला है ना, इससे थोड़े से स्टॉक्स में कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है। पेंट, एयरलाइन कंपनियां, और जो कहते हैं जब आदमी कमज़ोर हो ना तो बीमारियां जल्दी लगती हैं। हाँ। तो जो एयरलाइन दिक्कत में हो उसके लिए मुश्किल और बढ़ जाती है। ख़ास तौर पर मैं जेट की बात कर रहा हूँ। जो एयरलाइन अपने वेतन ठीक से समय पर नहीं दे पा रही हो और अपने लोन रीपेमेंट पर डिफ़ॉल्ट कर रही हो, उसके लिए और दिक्कत हो सकती है। और आप देखिए जेट के लिए आज वैसा ही दिन है। ओवर द वीकेंड जो तेज़ी देखने को मिली ग्लोबल मार्केट्स में, उसमें कच्चा तेल भी भागा है। और जेट वैसे भी देखिए, हम लगातार कह रहे हैं इस शेयर में अब आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हालांकि रिपोर्ट्स कुछ ये भी कह रही हैं कि हो सकता है ये कुछ पैसे जुटा लें। अब लेट्स सी, एसबीआई और बाकी के जो कर्जदाता हैं वो इनको थोड़ा और पैसा देते हैं या फिर दूर रहते हैं, लेकिन दिक्कत तो है। अब देखिए जेट के लिए वागले साहब, इस सीरीज़ में कौन से लेवल्स पर आपकी नज़र होगी, बताइए? क्योंकि अगर ये 30 दिन के अंदर अंदर 60 दिन के अंदर अंदर अपना रीपेमेंट नहीं कर पाए तो बैंक्स इनके ऊपर नकेल और कसने ही वाले हैं, और कोई अच्छी खबर आ नहीं रही है दरअसल। हेमंत, शायद एक बाउंस बैक मिल सकता है ये माहौल में, बट वो बाउंस बैक के लिए मैं लॉन्ग तो प्ले करना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। आपको याद है हम कम से कम ये 10 बार बेच चुके हैं। ये इवन राइजिंग मार्केट में ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है। तो शायद एट 245, 250, 252 एक 5-7 रुपए की बाउंस मिलती है, वहां पर बेचना चाहिए। 260 के ऊपर ये स्टॉक मुझे जाते हुए, 265 के ऊपर जाते हुए नहीं लगता है। ऑन द डाउन साइड ये 200, 210 तक बिल्कुल जा सकता है, थोड़ी सी करेक्टिव मूव आई तो। इसकी अंडर परफॉर्मेंस 200, 210, ये जो हेमंत का प्रश्न पोजिशनल व्यू है जेट एयरवेज पे, उसका क्या फायदा कुछ इंडिगो को मिलेगा एग्जैक्टली, अगर आप चार्ट्स पे देखें? और एक वागले साहब एक और बात बताइएगा, ये आपका जो सिमंस था वो क्या कर रहा है अब? पहले तो मैं इंडिगो की बात करूं वीरू, इंडिगो भी थोड़ा सा अभी साइडवेज चल रहा है, अभी नहीं चलेगा सर। अगर कच्चा तेल बढ़ेगा, प्ले थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड ज्यादा खींचा है, तो मैं सोचता हूं, मतलब ये नहीं है कि यहाँ से गिरेगा, बट यहाँ से मुझे चार्ट में कुछ एक्साइटमेंट नहीं, ज्यादातर कंसोलिडेशन दिखता है। सीमेंस क्या लेवल पे हमने बात किया तो मुझे याद है लगभग 995, 996 के 980, 990 के आसपास हमने बात की थी। मेरे लिए पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है। 1120, 1130 तक के लेवल्स मैं कहूँगा, करंटली एट 1062। 1130 तक के पोजिशनल प्ले होगा, 1030 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। ऑलराइट, इस पर रखिएगा नजर। और पालवे साहब, एक कोई मेटल 2 स्टॉक्स बताइए या स्टील की 2 कंपनियां बताइए जो आपको लगता है चार्ट्स पर बढ़िया उछाल दिखा सकती हैं करेक्शन के बाद। क्यों? क्योंकि आप देखिए मेटल्स में जोरदार तेजी देखने को मिली है। चाइना ने जब से RRR
को कट किया और अब होप्स यही है कि आज और कल जो 2 दिन की वार्ता होने वाली है यूएस और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच, अगर ट्रेड वॉर सुलझता है तो फिर मेटल्स भी रिकवर करेंगे। कोई स्टॉक्स जो आपको बढ़िया लगते हो, टाटा स्टील, सेल, जेएसपीएल या कोई और स्टॉक जो आपके रडार पर आया हो, जेएसडब्ल्यू स्टील, क्या बढ़िया है ये बताइए। हेमंत जी, अगर हम देखें तो सारे मेटल स्टॉक में बिहेवियर एक जैसा है और लास्ट सेशन में हमने थोड़ा सा एक बाइंग एक्शन जरूर देखने को मिला है। और स्टॉक की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टिल एक मुझे थोड़ा सा यहाँ से पॉजिटिव लगता है। ये स्टॉक अगर यहाँ से 284 का अब लेवल नहीं तोड़ता है तो एक पुल बैक एक्शन जरूर इसमें आ सकता है, जो कि इसको 295 से 300 तक ले जा सकता है पुल बैक में। टाटा स्टील में बात करें तो उसका क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है 480। अगर ये 480 बचा लेता है तो एक पुल बैक एक्शन जो यहाँ से दिख रहा है लास्ट सेशन में जो था, मुझे लगता है थोड़ा और एक्सटेंड होके 500, 505 के जोन तक जाएगा। सो ओवरऑल देखें तो वीकनेस है, बट जरूर न्यूज़ के चलते एक पुल बैक एक्शन एक्सटेंड हो सकता है, जो कि इसको 3 से 4% की तेजी हमें दोनों स्टॉक्स में टाटा स्टील एंड जेएसडब्ल्यू स्टील में